अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बेसिक अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग डेफिनेशन है क्या? अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अकाउंटिंग जो है वो क्या रेफ़र करता है? रिकॉर्ड करना, लिखना। आप ही देखिए, अगर आप कोई कारोबार करते हैं या कहीं जॉब करते हैं तो आप हर चीज़ को लिख रहे होते हैं ना, कि कब माल परचेज़ किया, कब माल सेल किया, अगर किसी को उधार में बेचा है तो कितने का बेचा है, वो कब वापस करेगा, अगर हमने किसी से उधार में ख़रीदा है तो किससे ख़रीदा है, कितने का ख़रीदा है। ये सब हम लिखते हैं हर चीज़। ज़बानी चीज़ें कारोबार में नहीं चलती, फिर हम उसको भूल जाएंगे। इसलिए बेहतर ये होता है उसको लिख लें। अब बात ये है कि अगर हम हर बंदा अपने स्टाइल में लिखेगा तो उसको कोई दूसरा बंदा समझ नहीं सकता। अब बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में तो हर बंदे जो है वो कभी कहीं जॉब करते हैं, कभी कहीं स्विच करके चले जाते हैं। तो इस तरह बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक बंदे के लिखा हुआ ट्रांजैक्शन दूसरा बंदा अगर रीड ना कर सके। इसीलिए अकाउंटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। ये सिस्टम ऐसा है कि रिकॉर्डिंग का जो पूरी दुनिया में एक जैसा सिस्टम है, यानी कहीं पर भी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो वो अकाउंटिंग के तहत एक जैसा तरीक़ेकार होगा उसका। आपने वही सिस्टम, वही रूल्स को समझना है। तो ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन। जैसे आपने मर्चेंडाइज या कोई चीज़ ख़रीदी है तो वो फर्नीचर लेके आ गए, सपोज़ कीजिए आप पैसे दे के आ गए, तो ये एक्सचेंज हो रहा है। पैसों के बदले, कैश के बदले आपको क्या मिल गया? फर्नीचर। इसी किस्म के एक्सचेंज को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ये क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। इसमें आगे मज़ीद बातें हम करेंगे। इसमें आगे क्या क्या होता है? इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग दिस ट्रांजैक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन। हम इसमें एनालाइज करते हैं कि किससे माल ख़रीदा, कब ख़रीदा, कितने ख़रीदा। फिर समराइज़ कर रहे होते हैं कि किस बंदे के कितने बैलेंस हम पे ड्यू हैं, कि किस बंदे से हमने कितने पैसे लेने हैं। इस तरह की समराइजिंग होती है इसमें। फिर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं हम, यानी एक रिपोर्ट बना के देते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जो भी आपको नहीं पता आगे जाके हम आपको बताएंगे। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बेसिकली अकाउंटिंग में क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम अकाउंटिंग है। अब इसको समझने के लिए समझ लीजिए कि अकाउंटिंग को 5 फैमिली में डिवाइड किया गया। जैसे फैमिलीज होते हैं ना, ख़ानदान होते हैं। ये मैं अपने अल्फाज में आपको बता रहा हूँ मैं, अदरवाइज़ इसका नाम है हेड्स ऑफ अकाउंट। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को शुरू में, बिल्कुल शुरू में समझाने के लिए क्या बोलता हूँ कि 5 फैमिली सपोज़ कर लीजिए आप, 5 ग्रुप सपोज़ कर लीजिए, 5 पिलर सपोज़ कर लीजिए। पूरी अकाउंटिंग इन 5 चीज़ों में घूम रही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला हेड क्या है हमारे पास? एसेट। दूसरा हेड एक्सपेंस। तीसरा हेड लायबिलिटी। चौथा हेड प्रोप्राइटरशिप। पांचवा हेड रेवेन्यू। ठीक है, तो अभी हम क्या शुरू करने जाएंगे? पहले हेड्स ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ेंगे। पहला हेड हमारे पास कौन सा आएगा? एसेट आएगा। तो हेड्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपसे कहा ना, पूरी अकाउंटिंग को हमने 5 फैमिली में, 5 ग्रुप में डिवाइड किया। तो पहला ग्रुप कौन सा है? एसेट। एसेट की डेफिनेशन क्या है? एन एसेट इज एनी रिसोर्स ओन्ड बाय बिजनेस और एन इकोनॉमिक एंटिटी। यानी कोई भी रिसोर्स है, कोई भी कारोबार चलाने के लिए आपके पास वसाइल मौजूद है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसेट बोलेंगे। आप कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो जो जो सामान आपको चाहिए वो सब क्या होगा आपके लिए? एसेट होगा। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको, जस्ट मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ हर चीज़ का। सेकंड एक्सपेंस। एक्सपेंस एंड अखराजात। आप जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो उसके बदले आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो एनी एक्सपेंस इज़ अ कॉस्ट दैट इज़ पेड और रिमिटेड यूजुअली इन एक्सचेंज फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू। यानी अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं, किसी से कोई काम करवा रहे हैं, तो उसके बदले आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। जिससे हम बिजली यूज़ करते हैं तो बिल देना पड़ेगा हमें, तो वो यूटिलिटी एक्सपेंस में आ जाता है। किसी को जॉब में रखा है, उसकी सर्विस लेने के लिए, तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी हमें, तो वो सैलरी एक्सपेंस हो जाता है। और मज़ीद आगे देखेंगे इसको। थर्ड हमारे पास है लायबिलिटी। लायबिलिटी आसान अल्फाज में कर्जे को कहते हैं। लायबिलिटी किसे कहते हैं? कर्जे को। यहाँ क्या लिखा हुआ है?
अ लाइबिलिटी इज़ एन ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट बिजनेस इवेंट, यानी माजी में कोई बिजनेस इवेंट हुआ है, जैसे हमने किसी से उधार में सामान ख़रीदा है या बैंक से कोई कर्जा लिया है, तो अब हम पे जिम्मेदारी आ गई। उस जिम्मेदारी को हम क्या नाम देंगे? ऑब्लिगेशन। और अकाउंटिंग में हम क्या बोलेंगे इसको? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इन शॉर्ट किसे बोलेंगे हम? कर्जे को बोलेंगे। उसके बाद फोर्थ हेड है हमारा प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप शो करता है ओनरशिप को। भाई देखें, कारोबार में जो भी एसेट होंगे वो दो तरीक़े से आ सकते हैं, जो भी सामान होगा वो दो तरीक़ों से आ सकते हैं, या तो मालिक खुद लेकर आया या हमने किसी से कर्जा लिया। अगर हमने कर्जा लिया तो लाइबिलिटी, अगर मालिक खुद लेकर आएगा तो हम क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटरशिप। इसको ओनरशिप भी कहते हैं, उसे ओनर इक्विटी भी कहते हैं, यानी जो मालिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरशिप या ओनरशिप। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? ओनर्स इक्विटी इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी एसेट्स दैट कैन बी क्लेम्ड बाय इट्स ओनर। यानी मुश्किल चीज़ है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, आज आपका फर्स्ट डे इसलिए आपको सारी बातें मुश्किल लगेंगी, लेकिन मैं इसको बड़े आसान अल्फाज में आपको लेके चलूँगा आहिस्ता आहिस्ता। इस डेफिनेशन में कहना चाह रहा है कि जो भी एसेट मौजूद है उसमें मालिक का जो क्लेम है, यानी मालिक की जानिब से जो आया है या मालिक की इन्वेस्टमेंट से जो आया है उसे हम एसेट प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे, ओनरशिप बोलेंगे। यानी मालिक अपने पैसे से जो सामान लेके आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट हमारे पास रेवेन्यू है। रेवेन्यू इज द इनकम जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, यानी एक कारोबार के बिजनेस ऑपरेशन से जो इनकम हासिल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। तो ये 5 हेड्स को मैं थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया, अब मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को रोक के आप इसे कॉपी कर लीजिए और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। जो कॉपी कर ले तो वीडियो दोबारा आप प्ले कर दिएगा। ओके, आई होप कि आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। अब आ जाए हम एसेट की तरफ चलते हैं। पहला हेड कौन सा था हमारा? एसेट। एन एसेट इज एनी रिसोर्स ओन्ड बाय बिजनेस और एन इकोनॉमिक इंटिटी। इकोनॉमिक इंटिटी मतलब कारोबारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। रिसोर्स मान लें वसाइल। अभी थोड़ी सी मुश्किल बात है, मैं इसको बिल्कुल आसान अल्फाज में डिफाइन करता हूँ। सपोज़ कीजिए आप अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप मेडिकल स्टोर खोल लें, मेडिकल स्टोर सभी जानते हैं। अब आप सोचिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो एसेट है आपका। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? कैश। अब जो पैसा बैंक में मौजूद है उसे हम बैंक बोलते हैं। भाई कोई भी कारोबार हो कैश के बगैर तो नहीं हो सकता ना, कैश आपको चाहिए, तो कैश एसेट है। फिर आपको ज़मीन चाहिए होगी जहाँ आप कारोबार कर सकें, लैंड। और फिर आप सिर्फ ज़मीन पे तो काम नहीं करेंगे ना, फिर आपको दुकान चाहिए होगी या कोई मकान चाहिए होगा या कोई जगह चाहिए होगी, बिल्डिंग। लैंड का मतलब प्लेन ज़मीन है, इसको आप कंस्ट्रक्ट करवाएंगे या बनी बनाई लेंगे आप बिल्डिंग। फिर आप कुछ फर्नीचर ख़रीदेंगे आप, जैसे मेडिकल स्टोर में क्या चाहिए होगा आपको? शायद एक टेबल चाहिए और दीवार में जो फिक्सचर होते हैं, कैबिनेट होते हैं। अभी तो हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं मेडिकल स्टोर की, कोई से भी कारोबार हो सब में फर्नीचर चाहिए होता है। स्कूल में देखें हमको डेस्क वगैरह चाहिए, टेबल वगैरह चाहिए। तो कोई से भी बिजनेस हो उसमें जो जो चीज़ें चाहिए वो एसेट है। रिसोर्सेज जो जो चाहिए वो क्या है? एसेट है। फिर हमें चाहिए होगा मशीन। हो सकता है कि मशीन यहाँ ज़रूरत ना हो लेकिन किसी और कारोबार में मशीन हो सकता है। बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मशीन्स होती हैं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। इक्विपमेंट कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम को। इलेक्ट्रॉनिक आइटम मींस पंखा, सेवर, कंप्यूटर, टाइपराइटर, प्रिंटर, यानी वो चीज़ें जो कि बिजली से चलती हैं ऑफिस में या शॉप में, उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विपमेंट। फिर ऑटोमोबाइल, यानी कुछ कारोबार में गाड़ियाँ वगैरह भी चाहिए होगा आपको, है ना भाई। तो ये वो चीज़ें जो कि आपको चाहिए कारोबार को रन करने के लिए, इसे हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। आप हर कारोबार में इनमें से बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे। इसके अलावा भी चीज़ें हैं एसेट। फॉर एग्जांपल मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, लेकिन अकाउंटिंग में बहुत यूज़ होता है। मर्चेंडाइज को हम गुड्स भी कहते हैं, GOODS, गुड्स।
मर्चेंडाइज का मतलब होता है जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं, जो भी चीज़ हम आगे बेचने के लिए ख़रीदते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल स्टोर वाला किस चीज़ से कारोबार करता है? मेडिसिन्स का, पैनाडोल हो गया, डिस्प्रिन हो गया, ये जो मेडिसिन्स होती हैं इसका कारोबार करता है मर्चेंडाइज। बाटा का नाम सुना होगा आपने। बाटा किस चीज़ का कारोबार करता है भाई? शूज़ का। तो शूज़ उनके लिए क्या हो गया? मर्चेंडाइज। मेडिकल स्टोर के लिए मर्चेंडाइज क्या हो गया? मेडिसिन। अल्पाइन का नाम सुना होगा। अल्पाइन में किस चीज़ से कारोबार होता है? आइसक्रीम का। तो आइसक्रीम उनके लिए क्या हो गई? मर्चेंडाइज। बुक शॉप, किताबों की दुकान, वहाँ पर किस चीज़ का कारोबार होता है? बुक्स का। तो वो बुक्स उनके लिए क्या हो गई? मर्चेंडाइज। यानी जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं वो चीज़ हमारे लिए क्या बन जाएगी? मर्चेंडाइज बन जाएगी। ठीक है जी। तो मर्चेंडाइज किसे कहते हैं? जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं। एनीथिंग परचेज फॉर सेल, एनीथिंग परचेज फॉर सेल, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं आगे सेल करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? मर्चेंडाइज। अकाउंट रिसीवेबल, जब हम मर्चेंडाइज उधार में किसी को बेचेंगे, अक्सर दुकान में या बिजनेस में उधार में सेल किया जाता है। तो उधार में बेचने का मतलब ये हो गया कि पैसे अभी नहीं मिले, पैसे बाद में आपको मिलेंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट के वैसे मुख्तलिफ जगहों मुख्तलिफ मायने हैं। यहाँ अकाउंट का मतलब है उधार, यहाँ पर अकाउंट का मतलब क्या है? उधार। और आगे क्या लगा हुआ? रिसीवेबल, यानी ये पैसे आपने बाद में मिलने हैं क्योंकि आपने उधार में सेल किया। तो ये भी हमारा एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल मीन्स वो मर्चेंडाइज जो हम उधार में बेचते हैं और जो बाद में हमें पैसे मिलेंगे, उसको हम क्या नाम देते हैं अकाउंटिंग में? अकाउंट रिसीवेबल। यानी किसी से पैसे लेने हैं आपने तो वो अकाउंट रिसीवेबल हो गया, लेने हैं। और अगर मुझे देने होंगे किसी को तो पे बिल होता है, वो लाइबिलिटी में जाता है। पे बिल मतलब कर्जा, देने होंगे तो उसकी बात नहीं हो रही है अभी। किसकी बात हो रही है? रिसीवेबल की, यानी पैसे आपने भी लेने हैं, तो ये अकाउंट रिसीवेबल हो गया। ऑफिस सप्लाईज कहते हैं हम स्टेशनरी के सामान को, जैसे पेंसिल, पेन, पेजेस, इंक। यानी ऑफिस में जो स्टेशनरी का सामान होता है, पेन, पेंसिल, पेजेस, इंक, स्केल वगैरह, रूलर वगैरह, मार्कर वगैरह, उसे हम कहते हैं ऑफिस सप्लाईज। एंड नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस जो हमने वक्त से पहले दे दिया। किसी को सैलरी जो है लेट सपोज हमने 1 महीने पहले दे दी। फॉर एग्जांपल नवंबर का महीना है, हमने दिसंबर की सैलरी दे दी इसको, दिसंबर की सैलरी हमने नवंबर में दे दी फॉर एग्जांपल। तो नवंबर के लिए बन जाएगा प्रीपेड। हमने रेंट किसी को एडवांस में दे दिया तो वो क्या बन जाएगा? प्रीपेड। यानी कोई भी एक्सपेंस जो हमने वक्त से पहले दे दिया तो वो प्रीपेड कहलाता है। प्री मतलब पहले, पेड मतलब अदा कर दिया, प्रीपेड पहले अदा कर दिया, तो ये एसेट है। तो ये सारे एसेट्स की एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एसेट्स के। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप नोट करें तो मैंने इसको 2 अलग अलग ग्रुप में लिखा हुआ। कुछ एसेट मैंने यहाँ लिखे हैं और कुछ एसेट मैंने यहाँ लिखे हैं। इसकी वजह है, एसेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक करंट एसेट, इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट। और इसको बोलते हैं फिक्स एसेट। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट। और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट। अब नाउ व्हाट इज करंट एसेट एंड व्हाट इज फिक्स एसेट? देखिए, जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो उसे हम बोलते हैं करंट एसेट, कि जो 1 साल से पहले कैश में कन्वर्ट हो जाए। और जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो उसे हम बोलते हैं फिक्स एसेट। जैसे ज़मीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, आपके घर में ही फर्नीचर होगा, आपके घर में पंखा वगैरह लगा हुआ है, गाड़ियाँ हैं, उनकी लाइफ नॉर्मली क्या होती है? 1 साल से ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों की लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, तो इसलिए सब क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट। जबकि यहाँ अगर नोट करें आप तो ये 1 साल से पहले पहले या तो ख़त्म हो जाएंगी या कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल 2 डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको मैं, या तो ख़त्म हो जाए 1 साल से पहले तो करंट एसेट, या 1 साल से पहले कैश में कन्वर्ट हो जाए तो करंट एसेट। अब दूसरी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो 1 साल से पहले कैश में कन्वर्ट हो जाए तो भी करंट एसेट है। अब कैश तो है ही कैश, तो इसलिए करंट एसेट हो गया। मर्चेंडाइज मैंने आपको भी बताया, जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं, जो चीज़ हम बेचने के लिए ख़रीदते हैं, तो जाहिर सी बात है मैं इसको 1 आध महीने में बेच ही दूंगा, तो 1 साल में तो 12 महीने होते हैं। उसको बेच के मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा? कैश में।
तो मर्चेंडाइज क्या होगी हमारा करंट एसेट हो, क्योंकि इसकी लाइफ क्या होती है 1 साल से कम होती है और 1 साल से पहले पहले ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी चीज़ 1 साल से पहले कैश में कन्वर्ट हो जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे करंट एसेट। अगर मैं अकाउंट रिसीवेबल की बात करूँ तो मैंने आपको बताया किसी को उधार में सामान सेल किया मैंने। अब अगर मैं किसी को उधार में सामान सेल करूँगा तो कितने अरसे के लिए करूँगा, 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने बस, ज़्यादा ज़्यादा कितना होगा, 1 साल से ज़्यादा तो नहीं होगा ना भाई। 1 साल से पहले पहले क्या होगा अकाउंट रिसीवेबल का, जिसको हमने उधार में बेचा होगा उसके पैसे वसूल कर चुके होंगे हम। तो अकाउंट रिसीवेबल भी क्या हो गया 1 साल से पहले पहले कैश में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए इसको हमने किस कैटेगरी में डाल दिया, करंट एसेट में। ऑफिस सप्लाईज, पेन है, पेंसिल है, पेजेस हैं, ये कितना अर्से चलेंगे, 1-2 महीने ख़त्म हो जाता है पेन पेंसिल वगैरह। तो इनकी लाइफ भी क्या होती है, पेन पेंसिल है, पेजेस, स्टेशनरी के सामान की लाइफ 1 साल से कम होती है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस जो अपने वक्त से पहले दे दिया हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। अब जाहिर सी बात है वक्त से पहले मैंने कितने दिया होगा, 2-3 महीने का एक्सपेंस वक्त से पहले दिया होगा, तो ये भी 1 साल से पहले पहले क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। प्रीपेड जो होगा, एडवांस जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें अब जितनी भी चीज़ें इन सब की लाइफ 1 साल से कम है या 1 साल से पहले पहले कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं तो करंट एसेट। जबकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं इन सब की लाइफ 1 साल से ज़्यादा है तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट। अब करंट एसेट की डेफिनेशन देख लेते हैं, ये डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने। अ करंट एसेट इज आइदर कैश, या तो वो कैश है, और एन एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, या तो वो कैश हो या कैश में कन्वर्ट हो जाए 1 साल के विद इन अ ईयर, यानी 1 ईयर, मतलब एक विद इन अ ईयर 1 साल के अंदर अंदर। अब फिक्स एसेट डेफिनेशन देख लेते हैं। फिक्स एसेट आर नॉन करंट एसेट दैट हैव ए यूजफुल लाइफ फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी जिनकी लाइफ क्या होगी 1 साल से ज़्यादा हो। तो जो 1 साल से कम है वो करंट एसेट, और जो 1 साल से ज़्यादा है उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट। आई होप कि आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। बाकी इसको हम बाद में भी डिस्कस करते रहेंगे, अभी तो हमने अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करी है, चीज़ें बार बार देखते रहेंगे। बहरहाल आहिस्ते से जहन में बैठाने की कोशिश कीजिएगा इसको। करंट एसेट मतलब वो एसेट जो कि 1 साल से कम लाइफ रखते हैं, और फिक्स एसेट वो एसेट जो 1 साल से ज़्यादा लाइफ रखते हैं। अब आपने करना क्या है, इसको कॉपी करना है और इसको याद भी करना है कि कौन कौन से एसेट से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूंगा बाद में बिल्डिंग की नेचर क्या है, नेचर से मुराद में उसका हेड पूछ रहा हूँ, उसका फैमिली नाम पूछ रहा हूँ मैं। आप बोलेंगे बिल्डिंग की नेचर एसेट है। मैं आपसे पूछूंगा अकाउंट रिसीवेबल की नेचर क्या है, तो आप बताएंगे सर इसकी नेचर एसेट है, यानी इसका हेड बताना, हेड कौन है ऊपर। मैं आपसे पूछूंगा इक्विपमेंट की नेचर क्या है, तो आप मुझे बताएंगे एसेट है। मैं आपसे पूछूंगा मर्चेंडाइज की नेचर क्या है, तो आप मुझे बताएंगे एसेट है। मैं आपसे पूछूंगा लैंड की नेचर क्या है, तो आप मुझे बताएंगे एसेट है। अब आपने क्या करना है, ये सबको याद करना है कि एसेट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं। ठीक है, इसे वीडियो रोक के इसे कॉपी कीजिए, और जब कॉपी कर ले तो फिर वीडियो प्ले कर लीजिएगा। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा इसे। कुछ एसेट्स की डेफिनेशन है, जैसे मर्चेंडाइज के बारे में आपसे मैंने कहा था, द कमोडिटीज़ और गुड्स। गुड्स में देखें एस लगा होगा, ये अच्छा वाला गुड नहीं है बल्कि गुड्स यानी एस लगा होगा। द कमोडिटीज़ यानी अशिया दैट आर बाउट, बाउट मतलब ख़रीदना, जो ख़रीदा गया है, एंड सोल्ड इन बिजनेस, यानी जो आप ख़रीदते हैं और बेचते हैं इन कारोबार में। आप बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं लेकिन बेचते नहीं हैं, बेचते हैं जो चीज़ें वो मर्चेंडाइज है। जैसे मेडिकल स्टोर वाले ने पंखा भी ख़रीदा होगा, सेवर भी ख़रीदा होगा, मेडिसिन भी ख़रीदी होंगी, बेचेगा क्या वो, पंखा सेवर नहीं बेचेगा वो। मेडिकल स्टोर वाला क्या बेचेगा, मेडिसिन बेचेगा। तो मेडिसिन क्या हो गया, उसके लिए मर्चेंडाइज हो गई। नेक्स्ट, अकाउंट रिसीवेबल के बारे में आपसे मैंने कहा था, इज अमाउंट ओड टू द कंपनी रिजल्टिंग फ्रॉम द कंपनी प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार, यानी हमने उधार में कोई चीज़ प्रोवाइड करी है तो जो हमने पैसे वसूल करने हैं उसे हम क्या बोलेंगे, अकाउंट रिसीवेबल। ऑफिस सप्लाईज,
द मटेरियल सच एज पेपर, पेन, इंक, पेंसिल्स, दे आर नीडेड इन ऑफिसेस, उसमें क्या बोलते हैं, ऑफिस सप्लाईज, इन शॉर्ट स्टेशनरी। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं भाई, आर फ्यूचर एक्सपेंसेस दैट हैव बीन पेड इन एडवांस, यानी वो फ्यूचर के एक्सपेंस जो हमने बाद में पे करने थे वो हमने एडवांस में पे कर दिए। प्रीपेड रेंट हो गया, प्रीपेड सैलरी हो गया, यानी जो भी एक्सपेंस हमने वक्त से पहले दे दिया उसका नाम लिख देंगे हम। जैसे अगर रेंट दिया एडवांस में तो हम लिखेंगे प्रीपेड रेंट, सैलरी दी एडवांस में तो हम लिखेंगे प्रीपेड सैलरी। इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोस्टेट मशीन वगैरह, ये कुछ डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। वीडियो रोक के इसे कॉपी कर लीजिए, जो कॉपी कर उसे प्ले कर लीजिएगा। आई होप कि कॉपी कर लिया होगा आपने। तो ये हमारा एसेट हो गया फर्स्ट हेड। अब हम चलेंगे सेकंड हेड की तरफ, एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्चा होता है, जैसे रेंट एक्सपेंस है। अब अगर बिल्डिंग आपकी अपनी है तो आपको कुछ भी नहीं देना, लेकिन अगर बिल्डिंग आपकी अपनी नहीं तो किराया देना आपने, तो उसमें क्या बोलेंगे, रेंट को रेंट एक्सपेंस। अगर आपने अपनी हेल्प के लिए कोई बंदे रखे हुए जॉब पे तो आपको जॉब को उसकी सैलरी देनी है, तो उसमें क्या बोलेंगे, सैलरी एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जैसे साइन बोर्ड लगवाते हैं, अखबार में ऐड देते हैं, टीवी में ऐड देते हैं, तो ये जितने भी खर्चे होते हैं ब्रोशर वगैरह के, इन सबको हम क्या नाम देते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। आप सब वाकिफ होंगे इससे। इंश्योरेंस एक्सपेंस, अगर आपने किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाया, खुदा ना खास्ता अगर हादसा पेश आ जाए तो रिकवरी हो जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस आपके लिए नया है। देखिए, हम जब उधार में किसी को कोई सामान बेचते हैं ना, तो अक्सर ऐसा होता है पैसे डूब जाते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं। तो वो पैसे उधार के जो हमें नहीं मिलते हैं, अनकलेक्टेबल हो जाते हैं, अनकलेक्टेबल यानी जो कलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं बैड डेब्ट्स एक्सपेंस। अकाउंटिंग में डेब्ट्स का मतलब कर्जा है। कर्जे के मुख्तलिफ अल्फाज यूज़ होते हैं। एक कर्जे के लिए डेब्ट का वर्ड भी यूज़ होता है, बी साइलेंटेड डेब्ट। बैड डेब्ट यानी वो कर्जा जो हमें नहीं मिल सका, अनकलेक्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 लाख का माल उधार में बेचा, 98,000 रिकवर हो गए, 2,000 हमें नहीं मिल रहे, जिससे लेने थे वो नहीं दे पा रहा, नहीं मिल पा रहा हमें, तो 2,000 रुपये हमारे डूब गए, तो उसको हम क्या नाम देंगे, बैड डेब एक्सपेंस। यानी वो उधार जो मुझे मिलने थे लेकिन नहीं मिल सके, पैसे डूब गए हमारे, तो डूबने को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, टर्म को बैड डेब एक्सपेंस। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये डेप्रिसिएशन भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिक्स एसेट सिवाय लैंड के तमाम एसेट की वैल्यू कम होती है। जैसे पंखा आपके पास होगा, सामने होगा, देखें आप, तो पंखे की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। जब लिया तो 5,000 का होगा, लेकिन अभी तो 5,000 का नहीं होगा, वो उसकी वैल्यू क्या हो गई, आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई, 2-2,500 का होगा। तो उर्दू में कहते हैं पुराना हो जाना, इंग्लिश में कहते हैं यूज्ड हो जाना, अकाउंटिंग में बोलते हैं डेप्रिशिएट हो जाना। आपका मोबाइल है, जैसे जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो अकाउंटिंग में इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाना। परचेजेस रेफर करते हैं मर्चेंडाइज परचेज करने को। अगर आपने मर्चेंडाइज परचेज की तो परचेजेस से, ठीक है जी, ये ज़हन में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परचेजेस। अगर सिर्फ परचेजेस लिखा हो इसका मतलब मर्चेंडाइज परचेज की गई है, मर्चेंडाइज के लिए परचेज का वर्ड मुख्तसर है। यूटिलिटी एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, यानी बिजली, टेलीफोन, गैस, पानी के बिल वगैरह जो होते हैं उसमें क्या नाम देते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस। इसके अलावा भी एक्सपेंस हो सकते हैं, ये मैं चंद मशहूर एक्सपेंस के नाम लिखे हैं आपको। वीडियो रोके से कॉपी कीजिए, फिर मज़ीद देखते हैं। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अच्छा, बाकी जो है वो इंशाल्लाह जो थर्ड फोर्थ हेड है वो बाद में करेंगे। अभी आप इसे याद कीजिएगा। मैं आपसे पूछूंगा भाई ये प्रीपेड का ताल्लुक, ये परचेज़ का ताल्लुक किससे, आप बताएंगे एक्सपेंस से, ठीक है जी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी 2 हेड पढ़े, 3 हेड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।